वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 80 है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक अपना हो गया था। तो पॉलिटी हम कवर कर रहे थे आरओ एआरओ में, जहाँ तक हो गया था उसी के आगे से है ये। और प्रश्न इसमें बनाएंगे हम। टॉपिक है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट होगा तो कुछ प्रश्न इसमें होंगे राज्य के विधानमंडल से, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में होगा इसमें जनहित याचिका और जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियतावाद से कुछ प्रश्न बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? स्टेट पीसीएस में आरआर में जो है अनुच्छेद से संबंधित एक आधा प्रश्न पूछ लिया था सीधा सीधा कि कौन से आर्टिकल में क्या है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 201, ऑप्शन नंबर डी। तो राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। बिल्कुल कर सकता है ऐसा तो। और दूसरा स्टेटमेंट है, धन विधेयक होने पर भी राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ये गलत है, ठीक है। धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, साधारण विधेयक को लौटा सकता है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या धन विधेयक से भिन्न किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। यानी अगर धन विधेयक होगा तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। किंतु यदि राज्य विधानमंडल विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास पुनः प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है और राज्यपाल की राय में विधेयक पर अनुमति देने पर उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होगा, इसलिए वह विधेयक पर अनुमति नहीं देगा और उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। गोवा भारत का अकेला एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। गलत कथन की पहचान करनी है। देखिए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन उनकी जो पेंशन होती है ना, पेंशन, वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। गोवा एकमात्र भारत का अकेला राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। यहाँ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही अपने को ढूंढना है, तो केवल ए इसका आंसर है। तो संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन है ना, पेंशन वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ना कि राज्य की संचित निधि पर। जबकि संविधान के अनुच्छेद 202(3) के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है और यहाँ 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। केंद्र के साथ साथ राज्य वित्त लेखाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के साथ साथ राज्य वित्त लेखाओं का नियंत्रण किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो केंद्र के साथ साथ राज्य वित्त लेखाओं का नियंत्रण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है और भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यायालय की पत्र अधिकारिता वाक्यांश का निहितार्थ क्या है? क्या निहितार्थ है? किसी मुकदमे का संवैधानिक खंडपीठ को स्थानांतरण, रिट याचिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार, न्यायिक प्रक्रिया में ढील, या किसी औपचारिक प्रतिवेदन के ना होते हुए भी स्वयं प्रेरणा से कार्यवाही करने की शक्ति। देखिए, किसी न्यायालय की पत्र अधिकारिता वाक्यांश का निहितार्थ है कि रिट याचिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार। ऑप्शन नंबर सी। तो न्यायालय जो है जनहित याचिका मामले में किसी तीसरे पक्ष के द्वारा भेजे गए पत्र को मान्यता देता है, जिसके कारण न्यायालय की रिट याचिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है।
नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 201 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? पहला कथन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के संदर्भ में होना चाहिए, किसी और आर्टिकल के संदर्भ में होगा तो वो गलत होगा स्टेटमेंट। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए किसी साधारण विधेयक पर राज्य विधानमंडल 6 महीने के भीतर पुनर्विचार करेगी। और चौथा है, राज्य विधानमंडल किसी साधारण विधेयक पर पुनर्विचार कर राष्ट्रपति को लौटाती है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए यहाँ पहला वाला अनुच्छेद 201 के तहत है, सी वाला 201 के तहत है, डी वाला 201 के तहत है, ये बी वाला नहीं है 201 के तहत, ये अनुच्छेद 200 के तहत है, इसलिए यही आपका आंसर है। तो बी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 201 में उपबंध है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि अनुच्छेद 201 के तहत। तो यही इसका आंसर हो गया बी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकेगा, और संविधान के अनुच्छेद 201 के ही तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अपना निर्णय देता है। और वो निर्णय जो देता है वो कैसे हो सकता है? वो निम्न है, जैसे कि या तो वो अपनी अनुमति दे दे या अनुमति रोक ले। अगर धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और विधानमंडल 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करके राष्ट्रपति को भेजता है तो तब भी राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ? ये लिखना था कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर है अमेरिका में हुआ, याद रखिएगा इसको। तो न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा का विकास जो है अमेरिका में हुआ, और इस शब्दावली का प्रयोग वर्ष 1947 में अमेरिकी इतिहासकार आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने किया। और भारत के परिदृश्य में बात करें तो न्यायिक सक्रियता की नींव 1970 के दशक में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने रखी। देखिए न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका एवं विधायिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना है। यह तब होता है जब विधानमंडल और सरकार के अधिशासी स्कंद संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से, न्यायिक प्रतिबद्धता से या लोकहितवाद से? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है लोकहितवाद। तो न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध जनहित याचिका या लोकहितवाद से है। भारत में जनहित याचिका का सिद्धांत 1970 के दशक में आया। अब एक प्रश्न पूछने का तरीका यह भी है, निम्नलिखित में से किस या किन का संबंध भारत में न्यायिक सक्रियतावाद यानी जुडिशियल एक्टिविज्म से रहा है? ये ऊपर जो एक प्रश्न था उसकी एक्सप्लेनेशन से ही करेक्ट कर ले जाओगे, अच्छे से पढ़ी होगी तो। अभी न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई। तो पी.एन. भगवती भी हैं, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी भी हैं, न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई भी हैं और वी.आर. कृष्ण अय्यर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो उपर्युक्त सभी का संबंध जो है न्यायिक सक्रियतावाद से रहा है। भारत में न्यायिक सक्रियतावाद का विकास 1970 के दशक में हुआ और भारत में इसकी नींव न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई के द्वारा रखी गई। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जनहित याचिका के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताने के में से कौन सा सही होगा? सार रूप से कोई तीसरा पक्ष न्यायालय के समक्ष जनहित के मामले प्रस्तुत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी नागरिक द्वारा पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्यवाही कर सकता है।
बिल्कुल, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, इसके अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है, अर्थात कोई तीसरा पक्ष न्यायालय के समक्ष जनहित के मामले ला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक के पत्र अथवा पोस्ट कार्ड द्वारा अपने संवैधानिक या कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्यवाही कर सकता है। देखिए, जनहित याचिका को किसी एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और इसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका आशय है सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना और रक्षा करना। ठीक है, तो एक किसी व्यक्ति एक विशेष के लिए नहीं, एक व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों के समूह के लिए, समाज के लिए। तो 10 प्रश्नों को ऐड किया गया था, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 80वां टेस्ट है या जो भी आगे आने वाला टेस्ट होगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।